साथियों नमस्कार। साथियों पिछले दिनों से मेरे पास में बहुत सारे पूर्व सैनिकों के मैसेज कॉल आ रही है कि 8वें वेतन आयोग में जो सेनाओं के सैनिक हैं उनका वेतन ढांचा क्या होगा। 32 लाख पूर्व सैनिकों के मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा और वो इस उत्तर को खोजने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे होंगे कि 8वें वेतन आयोग में जवान जेसीओ ऑफिसर की सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन कितनी बढ़ेगी। साथियों मैं आप लोगों के सामने आपके उन्हीं सवालों का जवाब लेके आया कि 8वें वेतन आयोग में सिपाही जेसीओज ऑफिसर का नया वेतन, नई सैलरी क्या होगी। मैं आप लोगों के सामने कुछ आंकड़े भी रखूंगा और स्क्रीन पे भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि फिटमेन फैक्टर क्या होगा, डिसेबिलिटी पेंशन क्या होगी, मिलिट्री सर्विस पे क्या होगी। साथियों पहले मैं एक बात आप लोगों को कंफर्म कर देता हूं, सैनिकों का वेतन बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी तो पूर्व सैनिकों की भी पेंशन बढ़ेगी क्योंकि ओआरओपी लागू है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू है और जुलाई 2029 में ओआरओपी का चौथा भाग आ जाएगा। ओआरओपी 4 रिवीजन हो जाएगी। ओआरओपी का मतलब है कि जो वर्तमान में सैनिक रिटायरमेंट हुए हैं उनकी जो पेंशन बनती है पिछले वालों को पास करनी, जिस भी रैंक से वो होया। तो अगर वेतन बढ़ता है तो पेंशन बढ़ेगी। साथियों सबसे पहला सवाल कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर क्या होगा। अब यह सवाल क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ तो जो गोदी मीडिया ने है उसने गंद फैला दी। हमारे जो सैनिकों के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कोई सोल्जर नाम से, कोई पाठशाला नाम से, कोई वेलफेयर नाम से, कोई सैनिक नाम से, इन्होंने बहुत ज्यादा गंद फैला दी। कोट टाई लगा के सुबह नहा धो के आ रहे हैं और 32 लाख पूर्व सैनिकों को गुमराह करने का ये काम कर रहे हैं। और ये इतनी चतुराई से अपनी बातें रखते हैं कोट टाई वाले यूट्यूबर। झूठ भी बोलेंगे तो एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि आप इनकी झूठ को भी नहीं पकड़ सकते, आपको लगेगा बिल्कुल सच बोल रहे। और एक बात को दूसरी बात पे ऐसे बिल्कुल संबंध से जोड़ देंगे जैसे कि वित्त मंत्री ने इनके कान में आके बताइए कि फिटमेन फैक्टर क्या होगा। साथियों फिटमेन फैक्टर मौजूदा महंगाई को देखते हुए, देश की जीडीपी को देखते हुए और जो महंगाई भत्ता है उसको देखते हुए तय होंगे कि फिटमेन फैक्टर क्या होगा। और अभी तक जो भी सरकार की छोटी मोटी बातें आ रही हैं या जो 8वें वेतन आयोग के विशेषज्ञ हैं या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, अगर हम उन पे नजर मारें तो फिटमेन फैक्टर 2 से ऊपर नहीं जा रहा है, 2 से नीचे नीचे रह जाएगा। तो यह क्लियर हो गया कि फिटमेन फैक्टर कितना मिलेगा। साथियों अभी तक की यही है। अब आगे फिटमेन फैक्टर ऊपर जाएगा, वो कैसे जाएगा, केंद्रीय कर्मचारियों कितने बड़े बड़े संगठन हैं, वो सरकार को किस तरह से प्रेजेंटेशन देंगे, वो भी एक देखने वाली बात है आने वाले समय में।
अब आते हैं कि सैनिकों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। साथियों, सबसे पहले मिलिट्री सर्विस पे, जिसका फायदा आपको पेंशन में भी मिलता है। पिछले दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर एक प्रपोजल वायरल हुआ था और कोट टाई वालों ने उसकी खूबियां बताई थी, सारी चीजें बताई थी, पर उन्होंने ये नहीं बताया उस जो प्रपोजल है, मैं उस प्रपोजल को बिल्कुल झूठा मानता हूं कि ये किसी की शरारत हो सकती है, क्योंकि सेना हेडक्वार्टर ने इस तरह का प्रपोजल नहीं दिया होगा अभी 8वें वेतन आयोग को, और दिया होगा तो वो कॉन्फिडेंशियल, वो आप तक नहीं पूछेगा कि क्या मांगे रखेगी। अब इन कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने मिलिट्री सर्विस पे के बारे में क्या बताया कि जो जवानों की मिलिट्री सर्विस पे है वो 5200 से बढ़ के 12,000 हो जाएगी। जो जेसीओज की मिलिट्री सर्विस पे है वो 5200 से बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगी। पर इन कोट टाई वालों ने यह नहीं बताया इस प्रपोजल में जो ऑफिसर की डिसेबिलिटी है, सॉरी मिलिट्री सर्विस पे कि 15,500, वो 30,000 रुपये बढ़कर हो जाएगी। ये बताया आप लोगों को। अब देखो स्क्रीन के ऊपर। साथियों, अगर ये प्रपोजल वास्तव में इसमें कोई सच्चाई है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मिलिट्री सर्विस पे में फिर एक बार पूर्व सैनिकों के साथ में भेदभाव होगा, सैनिकों के साथ में भेदभाव होगा, जबकि ये जोखिम बढ़ता है, एक रिस्क बढ़ता है। ये सबका एक समान होना चाहिए। और इस भत्ते के लिए सालों से 32 लाख पूर्व सैनिक संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक अपनी आवाज भी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही, पर सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। साथियों, अगर इस प्रपोजल को देखा जाए तो ऑफिसर की 30,000 रुपया की बढ़ोतरी होगी, 30,000। अब 30,000 रुपये तो सिपाही से लेके सूबेदार तक भी नहीं ले रहा, सूबेदार मेजर तक भी। अब आज के दिन जो पुराने वाले हैं 2014 से पहले रिटायरमेंट है वो ले रही, पर 30,000 नहीं ले रही। और ऑफिसर की मिलिट्री सर्विस पे ही 30,000 रुपये बढ़ाई जा रही है, तो ये चीजें बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक चीजें हैं। दूसरी तरफ एमएनएस जो कंपाउंडर होती हैं, नर्सिंग हेल्पर, अब उनकी जो मिलिट्री सर्विस पे है 10,500 से बढ़ा के 21,000 रुपये का प्रपोजल है। और जो फ्रंट लाइन में लड़ते हैं, दुश्मन से दो हाथ करते हैं, दुश्मन से लोहा लेते हैं, दुश्मन की गोलियां अपनी छाती में ठकवा लेते हैं, अब उन जवान जेसीओज की मिलिट्री सर्विस पे की सिफारिश कितनी है? 12,000 से 18,000 रुपये। यह असमानता है। दूसरी बात, डिसेबिलिटी पेंशन, इस पे सबकी नजर बनी हुई है, और नजर इसलिए भी बन गई क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स के दायरे में लेके आ गया नए इनकम टैक्स अधिनियम में। अब ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है, इसका लेटर 2019 में भी निकल चुका है, पर आप लोगों तक पूछने में समय लग गया क्योंकि नए अधिनियम में इसको शामिल कर लिया। अब साथियों, जो डिसेबिलिटी पेंशन लाखों में ले रहे हैं, क्या वो 20, 30, 50,000 रुपये टैक्स नहीं दे सकते? फिर हाई तौबा क्यों मचा रखी है? और जो डिसेबिलिटी टैक्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है? क्योंकि जवान जेसीओज की डिसेबिलिटी और सर्विस पेंशन इतनी बढ़ती ही नहीं कि वो एक साल में 12 लाख से ऊपर ले रहा हो, 12 लाख से ऊपर ले रहा हो, तो टैक्स किस पे बन रहा है? सीधी सी बात है, ऑफिसर पे बन रहा है। अब 8वें वेतन आयोग
आयोग में अगर हम डिसेबिलिटी पेंशन को देखें कि भाई चलो हम फिटमेंट फैक्टर मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग में 1.92 रह सकता है, या फिर 2.28 रह सकता है, या फिर 2.86 रह सकता है, या फिर 3 पॉइंट रह सकता है, क्योंकि कोट टाई गोदी मीडिया ने यही 4 फिटमेंट फैक्टर फेंके हैं मीडिया के द्वारा समाज में, और समाज इन फिटमेंट फैक्टर को देख के सपने ले रहा है कि मेरी जेब में वजन बढ़ने वाला है। साथियों, डिसेबिलिटी पेंशन 3 प्रकार की, नॉर्मल, वार इंजरी और वार इंजरी इनवैलिड आउट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। एक ऑफिसर की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन 75,870 रुपये बनती है। अगर इस पर फिटमेंट फैक्टर 1.92 हुआ तो बढ़कर हो जाएगी 1,45,670 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 हुआ तो बढ़कर हो जाएगी 1,72,983 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहा तो 2,16,985 हो जाएगी। अगर 3.0 रहा तो 2,27,610 रुपये हो जाएगी। मैंने चारों फिटमेंट फैक्टर के साथ में डिसेबिलिटी पेंशन बता दी नॉर्मल। अब है बारी वार इंजरी की। वार इंजरी एक ऑफिसर आज के समय जो ले रहा है वो ले रहा है 1,51,740 रुपया। अगर इसके ऊपर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिला तो बढ़कर हो जाएगी 2,91,340 रुपये। अगर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर मिला तो 2,45,967 रुपया हो जाएगी। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिला तो 4,33,976 रुपये हो जाएगी। अगर 3.0 का मिला तो 4,55,220 रुपये हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी, वार इंजरी की, इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन। आज वर्तमान में एक ऑफिसर जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है वो ले रहा है 2,54,900 रुपया। अगर फिटमेंट फैक्टर मिला 4 लाख, फिटमेंट फैक्टर वार इंजरी आज के समय एक ऑफिसर ले रहा है 2,54,900 रुपया। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिला तो बढ़कर हो जाएगी 4,79,408 रुपया। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 मिला तो बढ़कर हो जाएगी 5,81,172 रुपया। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 मिला तो हो जाएगी 7,29,014 रुपया। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 मिला तो हो जाएगी 7,64,700 रुपया। समझ रहे हो आप, लाखों में। अब बताओ, जो व्यक्ति एक महीने में नॉर्मल डिसेबिलिटी भी 75,870 रुपया आज के समय ले रहा है और वार इंजरी 2,54,900 रुपया ले रहा है, तो साल भर में वो 20 लाख रुपये से लेके 50 लाख रुपये तक डिसेबिलिटी पेंशन ले रही हैं, तो क्या वो टैक्स के दायरे में नहीं आने चाहिए? ईमानदारी से बताओ, नैतिकता से बताओ। 50 लाख डिसेबिलिटी पेंशन लेने के बाद में क्या उसको 50-60 हजार टैक्स नहीं देना चाहिए? साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जवान जेसीओज की भी डिसेबिलिटी पेंशन 50 लाख रुपया हो तो जवान खुशी खुशी 5 लाख रुपया टैक्स दे देगा सरकार। पहले सरकार करो तो सही ये बात। साथियों, दोनों हाथों में लड्डू हैं ऑफिसर के। मिलिट्री सर्विस पे भी बढ़ेगी, डिसेबिलिटी पेंशन भी बढ़ेगी। जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो तकरीबन 70,000 के करीब होंगे, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आंकड़े जानने की कोशिश नहीं की। साथियों, अब आप ये देखो कि इसके अंदर जो डिसेबिलिटी पर्सन होंगे वो तकरीबन 70% से भी ऊपर जाएंगे। तो सीधी सी बात है, डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ेगी, मिलिट्री सर्विस पे बढ़ेगी, और जुलाई 2029 में ORP 4 मिलेगा, रिवीजन होगी, तो ऑटोमेटिक बम्पर सैलरी बढ़ जाएगी, बम्पर पेंशन बढ़ जाएगी। अब बहुत सारे साथी ये भी जानना चाहेंगे
कि जो जवान जेसीओ जो है उनकी डिसेबिलिटी पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो साथियों, जवान और जेसीओ जो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है वो 9,000 से लेके 13-14,000 रुपये तक ले रहा है, और वार इंजरी सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपया। जो 9,000 है नॉर्मल, वो बढ़कर ज्यादा 15 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और जो वार इंजरी है 26,000, वो हो जाएगी ज्यादा 35 या 37,000। कितनी असमानता है ये साथियों। अब केरल के अंदर भी एक रैली हुई है, ऑफिसर हेड रैली थी वो, उसमें हमारे हजारों की तादाद में जवान भाई पूछे वहां, हमारी माता बहनें पूछी वहां पे, कुर्सियों कम पड़ गई, इतनी बड़ी रैली। मैं अपने केरल के पूर्व सैनिकों से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी कोई मांग वहां पे उठी? ओआरओपी परमेचर की, डिसेबिलिटी पेंशन की, एक्सपे की। साथियों, आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप पूरे देश में सबसे ज्यादा अपने हकों के बारे में जानते हो, पर यह क्या भेड़ चाल चल रही है साथियों? ये तो हाकना हो गया कि एक भेड़ जा रही, उसके पीछे सब भेड़ चलने लगी। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत चीजें हो रही हैं साथियों। कभी अपने परिवार की चिंता कर रहे हो आप? मैं सिर्फ केरल के सम्मानित पूर्व सैनिकों से बात कर रहा हूं कि अपने परिवारों की चिंता कर रहे हो आप कि आज आप जिंदा हैं, खुदा ना खास्ता कल कुछ हो जाता, आपको टिकट कट जाती है, तो आपके परिवार को फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी? 13,000 रुपये। क्या उसमें गुजारा हो जाएगा? ये सवाल पूछो जो ऊपर बैठे थे। वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए थे, सेक के चले गए। राज्यपाल बनेंगे या कोई सरकारी संस्था के अंदर चेयरमैन बनेंगे, और आप धूल फाकते रह जाओगे, दरी कुर्सी बिछाते रह जाओगे। क्यों नहीं कर रहे आप अपने हकों की बात साथियों? बिल्कुल गलत चीजें हो रही हैं ये साथियों। ऑफिसर कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, वो ऐसे ही हमारे लाखों पूरे सैनिकों को गुमराह करेगा, भ्रगलाएगा और अपने आगे ढाल के रूप में खड़ा कर देगा। मेरा जवान, मेरी माता बहनें, मेरा जवान भूखा मर गया, मेरे जवान की पेंशन कम है, मेरे जवान ये है, मेरा जवान बॉर्डर पे जाके लड़ता है, मेरा जवान पहली गोली खाता है। और इस तरह से वो हाईजैक करता है सरकार को, और सरकार उस ऑफिसर की मांगे सारी मान लेती है जो ये कहता है मेरा जवान, पर मांगे उसकी नहीं होती उस समय। मांगे सिर्फ ऑफिसर की होती हैं उस समय जब वो सरकार से वार्तालाप करने के लिए जाता है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं केरल के पूरे सैनिकों जो पढ़े लिखे हैं, मैं इनसे अब कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं हाथ जोड़ के जो मेरे केरल के सैनिक समाज की मेरी माता बहनें हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये इनको तो कितना भी समझाओ, इनको तो वहीं जाना है, ये तो ढाक के 3 पात हो गई, पर आपके ऊपर कौन सा ड्रेस कोड ये लागू कर रहे हैं कि रैली में ये साड़ी पहन के आओ, वो साड़ी पहन के आओ। मेरी माता बहनों, आपके पेट पे कोई बेल्ट नहीं लगी हुई है कि आप ये हुक्म मानो। अगर ये आवाज नहीं उठा सकते तो आप अपनी पेंशन की आवाज उठाइए कि हमारी पेंशन कम क्यों है। आप भी पढ़ी लिखी हैं, सबसे ज्यादा एजुकेशन है, आप संविधान के बारे में जानती हैं, समानता के बारे में जानती हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं, तो क्यों आप इस भीड़ का चेहरा बन रहे हो? अगर इतनी बड़ी तादाद में हमारे केरल की माता बहनें अपनी पेंशन के लिए एक रैली करके और सरकार तक अपना मांग पत्र पहुंचा दे, तो सरकार भी हरकत में आ जाए, दिल्ली वाली। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का एक्स सर्विसमैन सेल एक्टिव हो चुका है। वो हमारे जो बोले बाले पूर्व सैनिक हैं, जवान जैसे, उनको बरगलाने में लगा हुआ। डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स लग गया, ये लग गया, वो लग गया। साथियों, क्या कभी कांग्रेस पार्टी
एक्स सर्विसमैन सेल ने या बीजेपी पार्टी के एक्स सर्विसमैन सेल ने या अन्य पार्टियों के एक्स सर्विसमैन सेल ने 97% जवान जेसीओ के हकों की बात करी है? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो सेल के जो चेयरमैन हैं वो सारे के सारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं, एक भी जवान नहीं। अगर जवान उस कुर्सी पे बैठा होगा तो वो अपने वर्ग की चिंता करेगा, अपने वर्ग की बात करेगा और अपने वर्ग की बात वो भारत सरकार तक पहुंचाएगा। तो साथियों, आप क्यों इन रैलियों में जा रहे हो? सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब जो 2008 से पूरे देश के 32 लाख पूर्व सैनिकों को जगाने की कोशिश कर रही है कि नींद से उठिए, आपके हक आपकी आवाज से मिलेंगे, आपके हक दूसरे की आवाज से नहीं मिलेंगे। अगर दूसरा आवाज लगाएगा आपके हकों के बारे में तो वो आपके हकों की आवाज नहीं लगा रहा, वो अपने हकों की आवाज लगा रहा है। पर चेहरा आपका होगा, भीड़ आपकी होगी, गुमराह आप किए जाओगे और आपकी जेब से ही दान के नाम पे, आंदोलन के नाम से पैसा इकट्ठा किया जाएगा और करोड़ों में किया जाएगा। आप भूल गए एक मेजर जनरल को जिसने जंतर मंतर पे ओआरओपी का आंदोलन चलाया था, जो तकरीबन पता नहीं, कोई कहता 22 करोड़ रुपया, कोई कहता 40 करोड़ रुपया, आज तक अता पता नहीं है। ओआरओपी भी ले गए, मिलिट्री सर्विस पे भी ले गए, डिसेबिलिटी पेंशन भी ले गए, 7 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.81 भी ले गए और साथ ही साथ आपका दान का पैसा भी लेके भाग गए। एक ऐसा ही बंदा 19 लाख रुपया गोल्ड टोपी जयपुर वाला लेके भाग गया था जब 2023 में जंतर मंतर पे आंदोलन चला था जवान जेसीओज का। तो ऐसा मत सोचो कि हमारे जवान भाई या जेसीओ भाई, इनमें भी हैं ऐसे आदमी जो आपको गुमराह करेंगे, बरगलाएंगे और अपनी जेब को भर के ले जाएंगे। इसका जीवता जागता सबूत है तो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चला कि वहां से 19 लाख रुपया लेके गोल्ड टोपी वाला इंसान रफू चक्कर हो गया और उसको अभी आर्मी डे पे एक साइटेशन मिलता है आर्मी कमांडर से। क्या हो रहा है? क्या किया उसने? कौन सा उसने आसमान की तरफ तीर चला के आसमान में छेद कर दिया जो सर्विस के दौरान नहीं कर सका और पूर्व सैनिक बनने के बाद में कर दिया? क्या ऑपरेशन सिंदूर में वो पाकिस्तान में घुस के ड्रोन चला के आया है? अरे यही आंदोलन तोड़ने के लिए तो है ये सारी चीजें हुई हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई पूर्व सैनिक कपिल पोची।